दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे कवि, उनका एक शेर है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक नई तहजीब के पेशे नज़र हैं हम, लोग आदमी को भून कर खाने लगे हैं। तो मैं बात इस शेर से वॉयलेंस की कर रहा हूँ, और ये जब वॉयलेंस सरहदें पार करने लगे तो एक देश को जरूरत पड़ती है आर्मी की। एंड जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा जो एपिसोड है वो डिफेंस रिलेटेड होने वाला है। सिविल में जाके चाहे कलेक्टर बन जाए, आपको सैल्यूट कोई नहीं मारा। हाँ, उसके हिसाब से इंडियन आर्मी है वो बेस्ट है। मुझे याद है जो सूबेदार की तनख्वाह थी वो एक रुपये 1870 रुपये थी। जो टेररिस्ट होते हैं वो सिविलियंस होते हैं या फिर अब्रोड से आते हैं? टेबल भरी हुई है, खाने के लिए बहुत कुछ है, पर टाइम नहीं है। हम भूल जाते हैं कि सर फलाने काम के लिए टाइम नहीं मिला, ये सबक छूट जाता है हमारा। उनकी काफी बिजी शेड्यूल रहता है। सैलरी कैसे मिलती थी? सैलरी कैश होता था। ओके। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है उनको। तो जो सिविलियंस होते हैं वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं या फिर मिलिटेंट को सपोर्ट करते हैं? और ये फंडिंग कौन करता है? किसी को बांग्लादेश से मिल रही होगी, किसी को पाकिस्तान से मिल रही होगी, किसी को चाइना से मिलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड जय हिंद दोस्तों। बिकॉज आज का हमारा जो एपिसोड है वो डिफेंस रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं 1965 लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है, जय जवान जय किसान। जो हमारा भारत देश है वो जवानों और किसानों का देश है। उन्हीं में से हम आज बात करने वाले हैं हमारे देश के जवानों के बारे में। हमारे जो गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राम कुमार जी कसवा। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स। तो शुरू करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सेंटर की विशल से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। याद आती है अभी? हाँ हाँ। तो आपने जब रिक्रूटमेंट हुए थे? मैं रिक्रूटमेंट 1976 में हुआ था, जो कि एक ओआर या एज ए ओआर, हाँ, एज ए सिपाही। एज ए सिपाही, हाँ, यू कैन से सिग्नलमैन इन सिग्नल्स। तो आप जब स्टार्टिंग के अंदर रिक्रूटमेंट हुए थे एज ए ओआर लाइफ, तो आपको सिग्नल रेजिमेंट दी गई थी? हाँ बिल्कुल। और कितनी सर्विस के बाद में आप कमीशन हुए थे? आप एसएससी कमीशन हो या एससीओ कमीशन हो? मैं आरसीओ कमीशन हूँ, जो आजकल एससीओ कहते हैं जिसको। एससीओ? हाँ, ओके। एससीओ। तो मैंने ट्राई किया था एसएससी के लिए भी। ओके। 3-4 बार बोर्ड में गया था, लेकिन बोर्ड में नहीं थ्रू हो पाया। रिटर्न में क्वालिफाई कर लेता था। एसएसबी आउट हो गया? हाँ। उसके बाद मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, सिविल क्वालिफिकेशन वगैरह की, एमए किया, बीएड वगैरह किया। वो ड्यूरिंग द सर्विस किया आपने? ड्यूरिंग सर्विस। ड्यूरिंग सर्विस यहाँ से तो मैं फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में छोड़ के गया था। उसके बाद में मैंने बीए किया, एमए किया, बीएड किया, ये सब ड्यूरिंग सर्विस किया था। तो आपको स्टडी के लिए वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मिलता था कुछ? नहीं, अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं था। सिर्फ कमीशन के लिए जब हम जाते थे तो उसके लिए, जैसे एसएससी रिटर्न एग्जाम है, उसके लिए कोचिंग के लिए यूनिट फ्री करती थी। जो एचआरडीसी वगैरह में भेजते हैं उस टाइम भी भेजते थे? हाँ बिल्कुल। और एसएसबी के इंटरव्यू के लिए भी हमें थोड़ा बहुत वो करते थे। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स जो पंचमढ़ी वगैरह में अपने चलते हैं, है ना? तो उनके लिए थोड़ा आर्मी रिलैक्सेशन देती थी। बाकी क्वालिफिकेशन के लिए रिलैक्सेशन क्या, मैंने तो इवन बीएड किया था, मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया। मैंने परमिशन मांगी थी। अच्छा। कि मैं अपने टाइम में अपने एफर्ट से और मैं ये करना चाहता हूँ। बोला हम आपको स्पेयर नहीं कर सकते। अगर बीएड का आपको परमिशन दे देंगे, इट मीन्स यू विल आस्क फॉर दी लीव आल्सो। ओके। सो वी कांट स्पेयर यू। वो तो हमारी लीव है ना, हम जैसी भी एडजस्ट करें। उन स्पेसिफिक तो उन्होंने दिए था, बट मेरे को वो उनको ये था कि मैं आई वाज द की पर्सन, आई वाज जेसीयू एट दैट टाइम। नायब सरदार दिल्ली में सिग्नल का ये एक ब्रांच है, स्पोर्ट्स सब ग्रुप। ओके। तो उसमें कोई बाहर का इक्विपमेंट था जिसमें रिसीवर और जामर वगैरह सभी थे। ओके ओके। तो मैं उनमें एक तरह से की पर्सन था। ठीक है। तो माय कमांडिंग अफसर टोल्ड दैट वी कैन नॉट स्पेयर यू फॉर ए मिनट एंड यू आर आस्किंग फॉर द बीएड। सो आई सेड सर विल यू गिव मी लीव और नॉट? He said कि योर इंटाइटल लीव विल बी गिवन। मैं बोला देन आई विल मैनेज। ओके। तो मैंने फिर वो इस तरह करके मैंने कभी सीएल में जो उनके कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होते हैं, सीपी वगैरह, लेसन वगैरह, एनुअल लीव में एग्जाम वगैरह, तो वो सारा मैनेज मैंने अपने तौर पर किया था। और जिस दिन बीएड करके मार्कशीट ले करके और सीओ के पास रखा, तो उस दिन सीओ ने मुझे अवार्ड दिया सैनिक सम्मेलन में। जो अपने हार्ड वर्किंग का जो एक अवार्ड वो ये दिया मुझे, ब्रीफ केस दिया मुझे, अभी भी याद है, शायद मेरे पास अभी भी पड़ा है। और ये बोला उसने जवानों को कि भाई इस आदमी को मैंने मना कर दिया था कि साहब हम आपको स्पेयर नहीं कर सकते। इन स्पाइट ऑफ दैट ही खुद के एफर्ट से किया। Yes, his own with own effort and without knowing my knowledge and without any harm or any discrepancy to the army. Okay. He had done it. तो ही अवार्डेड मी आल्सो। और दिया, बोला आप सीख लेनी चाहिए। देखो मैंने मना कर दिया कि साहब आपको स्पेयर नहीं कर सकते, इन्होंने मुझे बीएड करके दिखा दिया सिर्फ अपनी छुट्टियों में रहने करके। तो वो एक जून था बस। आपकी जॉब कब लगी थी आर्मी में? आर्मी में जॉब नवंबर 1976 में।
नवंबर 9 और आप इसी गांव से थे मतलब हाँ बिल्कुल, शुरू इसी से? गाँव का हूँ। मेरे गाँव का नाम है पंडरीउटीबा। फिलहाल जहाँ हम बैठे हैं जहाँ सर जहाँ की हम घर की बैठे हुए छत पे ही बैठे हैं हाँ, हम। तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान। ओके। दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे कवि हैं। उनका एक शेर है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक नई तहजीब के पेशे नज़र हैं हम, लोग आदमी को भून कर खाने लगे हैं। तो मैं बात इस शेर से वॉयलेंस की कर रहा हूँ, और ये जब वॉयलेंस सरहदें पार करने लगे तो एक देश को ज़रूरत पड़ती है आर्मी की। और आज ऐसे ही एक आर्मी पर्सन, एक आर्मी ऑफिसर हमारे साथ, राम कुमार जी कसवा हमारे सामने। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे चैनल पे आने के लिए। मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि एक इंडियन आर्मी है और अदर कंट्रीज़ की आर्मी होती है, तो एक्सरसाइजेज होती है या अदर कंट्रीज़ के साथ में। बिल्कुल। तो उस चीज़ में कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी यूनियन होता है, तो अपन दूसरी लोगों से सीखते हैं या फिर उनसे सिखाते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। बिल्कुल। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि कोई एक्सरसाइज हो या फिर जब कोई अदर कंट्रीज़ के आर्मी से आप मिलो, तो इनमें दोनों में क्या फ़र्क रहता है? आपको क्या लगता है कि कहाँ स्टैंड करते हैं इंडिया? इनमें मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इंडियन आर्मी है वो बेस्ट है। बेस्ट। जिस भी एक्सरसाइज में जो फॉरेन कंट्री में जो हमारे डेलीगेट जाते हैं तो वहाँ पर जो फीडबैक है वहाँ का उस कंट्री का और जो इंटरनेशनल फीडबैक आता है वो हमारी आर्मी के बारे में बहुत ही बढ़िया आता है। अनुशासन, हार्ड वर्किंग, वो सारा कुछ हमारे पक्ष में जाता है। जैसा कि हमने सुन रखा है कि हाँ आर्मी बिल्कुल कैसे- बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें, और हमारी इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी। तो आप जो कमीशन हुए थे वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया था आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जेशो रैंक पे थे जो कि एक अच्छी बिल्कुल, पोस्ट मैं होती है। जेसीओ रैंक का था। ए ग्रुप का जेसीओ होता है, सूबेदार था। और ए ग्रुप का सूबेदार का और लेफ्टिनेंट का उस टाइम पे का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं था। एंड आई वाज एमए इन इंग्लिश, बीएड आल्सो। ओके। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था, सेकंड करियर का ऑप्शन था टीचिंग के लिए। हाँ कि मैं जाऊँ। मैंने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दिया था, तो उसमें हमारे एक जनरल दातार थे, ही न्यू माई पोटेंशियल, कभी ये बंदा ही कैन गेट थ्रू। उसने बोला कि साहब आप क्यों जा रहे हो डिस्चार्ज? मैंने बोला साहब मेरे पास कोई चाम है नहीं, मैं सूबेदार बन गया, ए ग्रुप का सूबेदार हूँ, जो पेंशन मिलेगी उस टाइम मुझे याद है जो सूबेदार की तनख्वाह थी वो ए ग्रुप के 1870 रुपये थी, और लेफ्टिनेंट ये की बेसिक पे थी। हाँ बेसिक पे, Okay. और लेफ्टिनेंट की थी 2340 रुपये। तो हार्डली एनी डिफरेंस। आई सेड कि सर मैं जाके दूसरा जॉब करूंगा, मैं तो कर्नल के बराबर तनख्वाह लूंगा। सही बात भाई है। मुझे इसकी पेंशन भी आएगी। हाँ इंग्लिश से एमए हूँ, ये पेंशन आएगी, लेक्चरर में जरूर बनूंगा। बट ही सेड कि हु विल सैल्यूट यू। वो बात मुझे थोड़ी सी लगी, सर ये बात तो सही है। वहाँ से मोटिवेशन हाँ, आया आप सिविल में जाके चाहे कलेक्टर बन जाए, आपको सैल्यूट कोई नहीं मारेगा। एक और वर्दी का टसन होता है वो सिविल में नहीं होता। हाँ, फिर उसने पता नहीं क्या मेरे में पहचाना, बोला आपको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, एंड यू अप्लाई फॉर द कमीशन। मैंने आरसीओ के लिए कमीशन के लिए अप्लाई किया, मैं बोर्ड में गया, सेलेक्ट हो गया। तो उसमें एज क्राइटेरिया रहता था कुछ, जैसे पहले इतने ड्यूरेशन के लिए आप एसीसी दे सकते हो, उसके बाद एसीसी का क्या हुआ कि एसीसी के लिए एज है 27 ईयर्स। 27 ईयर। हाँ 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। ओके। So after 27, I was not eligible for that. Then SL commission was option, but Okay. I tried my civil education, so I didn't go for SL commission. Then at last I went for RCO commission. I got selected in 95. तो जब आप कमीशन हुए थे आप एकेडमी में गए हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये इनकी अलग से एकेडमी होती है जो फिर सिविल से नहीं, एनडीए सेम एकेडमी है। जैसे हमारे यहाँ एक तो OTA है जो चेन्नई में, हाँ जी, और एक IMA है, देहरादून में। NDA है। हाँ। तो ये एकेडमी है। ये तो हमारे जो कुछ लोग हैं आरसीओ ने, मैंने जैसे OTA चेन्नई में किया था। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने IMA में किया था। मेरे से 2 साल पहले जो बैच था वो IMA का था। ये कैसे सिलेक्ट होता है भी, कौन ओटीए में जाएगा कौन आईएमए में जाएगा? वो जहाँ वैकेंसी होती है, जैसे एक बार ज़्यादा हो गए थे सिलेक्ट। ये RCO 9 था, मेरा 11 है, मेरे से 2 साल पहले। तो उसमें 2 बैच बने थे। 11 का मतलब आपसे पहले 11 10 हाँ, बैच 10 जा चुके थे। 10 हो चुके थे। 11वां था। हाँ, तो 9वां और 10वां जो था उसमें क्राउड ज़्यादा हो गया था। तो उनको क्या किया, एक को IMA देहरादून भेजा, एक को OTA भेजा। अदरवाइज मोस्टली ओटीए जाते हैं। हाँ मोस्टली OTA जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या रहता था? सेम रहता था? टाइम ड्यूरेशन वहाँ पर बड़ी टफ ट्रेनिंग है, तो लगभग 6 महीने के आसपास लग जाते हैं। आप पूरे कमीशन होने के बाद में एज एन ऑफिसर जब बनते हो तो उसका 6 महीने का ड्यूरेशन ट्रेनिंग चलती है ओटीए के अंदर? तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो जिस रैंक से भी जाओ आप, ओके। नायबदार हो, सूबेदार हो, हौलदार हो, हाँ। वो रैंक सब निकालने पड़ते हैं। वहाँ पे सभी कैडेट हैं? कैडेट, ओनली ओके। कैडेट। यंग ऑफिसर। हाँ, यंग ऑफिसर। ओके। तो वहाँ बड़ा रगड़ा खाया है, एंड वी टुक
वी एंजॉयड दैट पीरियड इन फैक्ट। कभी ऐसा रगड़ा मिला है कि आपकी वजह से दूसरों को मिला? बिकॉज फौज में मेरी तो वजह से किसी को नहीं मिला। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर जाते ही एक कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होता है, Okay. एंड दे सिलेक्ट वन sergeant, you can say platoon sergeant. So in my platoon there were 75 guys, Okay. and I was the sergeant. Sergeant means Is it say senior- in class monitor or team leader you can say, or section commander you can say. Okay. So I was sergeant of that platoon. ओके ओके। तो उसकी मेरी वजह से किसी को मिलने का चांस ही नहीं था, मुझे बहुत मिला लोगों की वजह से। किसी ने भी कर दी तो किसी ने आपको नहीं। रगड़ा मिला ही मिला आउट है। ऑफ 75 अगर वन गाय हैज कमिटेड एनी ब्लंडर, हाँ। दैट डायरेक्टली आप तो गए। कम टू मी। हाँ, सही है। तो देयर इज अ पनिशमेंट इन अकेडमी, हैकल, एक Okay. चिड़िया सी होती है जो कैप के ऊपर लगा देते हैं। जो बेच बोलते हैं जिनको? हाँ, बैच बोलता है, वो एक हैकल होता है, वो अलग होता है, मतलब वो पहचान होती है कि ही इज अंडर पनिशमेंट। Under punishment। हाँ, ये- मतलब ये एक तरह की इंसल्ट सिंबल था उनका। हाँ, कि ये ही इज अंडर पनिशमेंट। और ये कितने टाइम तक जल्दी थी ये punishment? एक वीक के लिए होता था, उसके बाद कोई दूसरा पुलिस उड़ा जाए तो मेरा हैकल उतरता ही आपका नहीं तो परमानेंट था वो। था। कोई न कोई गलती कर ही देता था। 75 गाइज हैं, उनमें से कोई न कोई कुछ कर ही कहीं न देगा। कहीं तो रगड़ा हाँ। खाओगे खाओगे। तो कॉमन होता है, आपको तो पता है फौज में जो अगर किसी एक ने गलती कर दी तो कंबाइंड सभी जाएंगे। पनिशमेंट मिलता है। क्यों कि वो एक मैसेज होता है कि ऐसी गलती दूसरा ना करे। हाँ। हाँ, और उसको एहसास हो कि तुम्हारी वजह से इतने लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है। मैक्सिमम रगड़ा क्या रहा है आपका? ये ऐसा लगा भाई आज तो गए। मैक्सिमम पूरी रात भर रहा है एक बार। उसमें पूरी क्या रात होता? भर, पूरी रात भर बैक रोल, फ्रंट रोल, साइकिल ऊपर करो, नीचे करो, उठा के भागो, ये जाओ, उधर टच करो, उधर टच करो। एक पूरी नाइट चला था। किसकी वजह से मिला था? वो था हमारा एक दोस्त, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि वो हो सकता है वो भी सुन रहा हो, अभी अभी वो है। Okay. एक दोस्त की वजह से मिल गया था। आपस में ऑर्डिनेंस से था वो बंदा, तो थोड़ा बहुत हो गया था आपस में एक दूसरे का। पता लगेगी। कुछ वेट है इसके ऊपर रखते पेपर वेट? ये रख देते, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है, तो एक बार ओके। व्यू वगैरह ठीक है? अभी बंद है ना? हाँ हाँ, नहीं वो तो एडिट कर देंगे बाद में। अच्छा, कोई नहीं। वो तो हाँ कट भाई हो साहब, जाएगा। सॉरी, 5-10 मिनट लगे। आराम से, मन भी आनंद आ रही है। माला भी चेंज कर दे भाई थोड़ा बहुत। कहाँ थे यार, मैं भूल गया यार। अकेडमी का ही चल रहा था, अकेडमी। अकेडमी का ना? तो अकेडमी में सर अपने जैसे सबसे डर ज़्यादा लगता है तो पीटी उस्ताद का लगता है या ड्रिल इंस्ट्रक्टर का लगता है? नहीं, उसमें तीनों का ही लगता है, पीटी हो चाहे डब्ल्यूटी हो चाहे ड्रिल हो, तीनों ही जला लगते हैं उसका। सबसे ज़्यादा किन का डर था? सबसे ज़्यादा तो जो हमारे बॉस होते थे, हर एक जो कोर्स हैं उनके कोर्स के एक बॉस होते कोर्स थे। आईसी बोलते हैं जिनको। हाँ, हाँ। जो कोर्स आईसी मानो आप उनको, तो उनका ज़्यादा रहता था, बस वो हमारे लिए भूत होते थे। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि आपका ट्रूप कहीं गलत काम नहीं करे। हाँ, नहीं वो नहीं, बल्कि पूरा हाउ टू ट्रेन ऑल द 75 गाइज इज द रिस्पॉन्सिबल। Okay. और उसको वो हम लोग सो जाते थे, वो तो रात को भी स्टडी करते थे, तैयारी करते थे दूसरे दिन की, कल इनको क्या सिखाना है, ट्रेनिंग जो हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल, बना देते हैं। नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं ड्रिल उस्ताद की बात कर रहे हैं और पीटी उस्ताद की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिल का रगड़ा अलग होता है बिल्कुल और बिल्कुल। पीटी उस्तादों का जो पीटी ग्राउंड में रगड़ा होता है वो अलग होता है। हाँ, इनमें कौन सा डर लगता था आपको इनमें ज़्यादा? ज़्यादा डब्ल्यूटी ज़्यादा खतरनाक है। डब्ल्यूटी जो कि वेपन ट्रेनिंग होती हाँ, है? वेपन ट्रेनिंग होती है, उसमें FC-10 वगैरह फील्ड क्राफ्ट होता है, जिसमें कई चालें होती हैं, चीता चाल, ये चाल, वो चाल, शायद आपने भी सुनी होंगी कहीं। ओके ओके, जो क्रोलिंग वगैरह लाइक चलते क्रोलिंग, हैं। मंकी हाँ। चाल, तो वो ज़्यादा रगड़ा खतरनाक होता है। तो जब आपकी एकेडमिक का जो पूरा होता है उसके बाद में आपको रेजिमेंट दी जाती है, या। उसमें आपका ओपिनियन लिया जाता है? हाँ, ओपिनियन नहीं, RCO कैडर के लिए ये था कि आप अपनी रेजिमेंट में ही जाएंगे, बहुत कम चांस होते थे। अभी जैसे इन्फेंट्री का है, हाँ। तो वो इन्फेंट्री में ही जाएगा। हाँ, ही मे गो फ्रॉम जाट रेजिमेंट टू तो अदर, किसी में भी जा सकता है, बट होगी इन्फेंट्री। हाँ, होगी इन्फेंट्री। जो कोर्स से आते हैं, जैसे आप सिग्नल कोर्स से कोर्स आते हैं, से सिग्नल से, बिकॉज वी वर स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर जॉब। हाँ, सो जनरली उनको मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड इन दैट दे रेजिमेंट। आर पोस्टेड टू सेम यूनिट, ओके। सेम कोर और रेजिमेंट यू कैन से। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी फर्स्ट पोस्टिंग मेरी आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन? आफ्टर कमीशन आई वाज पोस्टेड टू बठिंडा, बठिंडा। 60 वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जो बठिंडा जो कैंटोनमेंट है, जो अपना इंडिया का सबसे बड़ा है शायद, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एशिया का है इंडिया का? एशिया का। एशिया का। तो आपने जैसे दोनों ट्रेनिंग की है, एक OR रिक्रूटमेंट की भी ट्रेनिंग की है, ऑफिसर्स की भी की है, दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। जैसे कि ये था कि जो OR की जो ट्रेनिंग है उसमें स्ट्रिक्टनेस कम था, उसमें टाइम ज़्यादा मिल जाता था।
ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है उसमें आप ये सोचो, आवर डे यूज टू स्टार्ट एट 4 in the morning Okay. and till 11 In the night? in the night. Okay. At 11 light will be off and no there will be no hue and cry. 11 बजे सब सो जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। तो आप सोचिए कि 5 घंटे के अलावा मतलब आप 19 घंटे मान लो, 19 घंटे रगड़ा पट्टी था। उनमें कोई ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह भी होते हैं, रिटन टेस्ट? बिल्कुल। उनकी फिर टेस्ट प्रिपरेशन नहीं, कहाँ से बड़े करते मजे हैं? की होती है ट्रेनिंग। उसमें देखो, आप एक बार आप जा रहे हैं फील्ड में, हाँ, फील्ड क्राफ्ट करके आ रहे हैं, इमीडिएटली यू विल मेट सिट टू ए क्लास वेयर सम इंग्लिश टीचर विल कम एंड ही विल टीच यू इंग्लिश। Okay. अदर टाइम यू आर नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर पीटी, Okay. वहाँ पर रगड़ा खा करके आ रहे हैं, देन यू विल बी टेकन टॉट आइदर सोशल स्टडी और ज्योग्राफी और जनरल साइंस। तो अच्छा, ये भी होता है उनमें? बिल्कुल ऑलराउंड। तो हर एक रगड़े के बाद में, और आपको क्लास में बैठने के लिए पढ़ाया जाता है, बट क्लास में जब आप इतना परेशान होके थक के आओगे तो नींद आएगी नेचुरली। हाँ, बिल्कुल। नींद आती ही फिर वही रगड़े शुरू। तो मतलब ऑफिसर को ऐसा बना दिया जाता है कि आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, कितने भी दबाव में हैं, फिजिकली मेंटली, आपको दोनों काम करने हैं। आपने पढ़ना भी है, आपने फिजिकल वर्क भी करना है, तो विच इज रिक्वायर्ड फॉर आर्मी। मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से वो हाँ प्रिपेयर बिल्कुल, करते हैं। दोनों तरफ। तो उनकी हर क्लास की ड्रेस कोड रहता था इनका अलग अलग? बिल्कुल, वो दैट वाज दी मोर टॉर्चर कि Okay. आप जैसे सुबह आ गए, 2 पीरियड हैं आपका, एक पीटी का एक डब्ल्यूटी का है। इमीडिएटली यू विल लेफ्ट फॉर दी ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट के लिए यू विल बी गिवन 5 और 7 मिनट। दोनों के बीच में दोनों इतना के ही टाइम बीच। है? ब्रेकफास्ट इज वेरी गुड, टेबल भरी हुई है, खाने के लिए बहुत कुछ है, पर लेकिन टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। तो शुरू में तो भूखे ही उठ के भाग जाते थे, वो टाइम हो गया तो भाग लो, नहीं तो रगड़ा शुरू है। तो 5 मिनट आपको पता ही है। अच्छा, दूसरा ये कि वहाँ पर एटिकेट सिखाए जाते हैं, भाई आपने प्रॉपर बैठना? हाँ, प्रॉपर बैठना कैसे है, आपने फोर्क कैसे यूज़ करना है, स्पून कैसे यूज़ करना है, पकड़ना Okay. कैसे है, खाना कैसे है। अगर वहाँ गलती कर दी तो वहाँ से भी रगड़ा? हाँ, वहाँ पर जो है वो हमारा जो प्लाटून इंचार्ज होगा, प्लाटून कमांडर जिसको बोलते थे, प्लाटून कमांडर को बोलेगा पुट स्पून इन योर माउथ ओके, एंड कीप एंड सिट साइलेंट। आप मुंह में चम्मच लेके बैठ जाओ, आप ऐसे खा ही? नहीं सकते, टाइम हो गया, चलो रह गए और भूखे। उसी टाइम ड्रेस भी चेंज करनी होती? हाँ, उसी टाइम वो 5 मिनट का टाइम मुश्किल से मिलता था कि आप जैसे अभी डब्ल्यूटी से आए, अचानक आपने मैस में जाना है, मैस का ड्रेस अलग है। हाँ। और मैस के 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्लास में जाना है, उसका ड्रेस अलग है। उसके 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पीटी में जाना है, उसका ड्रेस अलग है। तो दिन में 10-20 बार ड्रेस चेंज होती थी। और बाय द वे वो प्रैक्टिस अभी भी है। मैं जब कपड़े यहाँ पहनता हूँ, हाँ, अभी देखा मैंने। हाँ, तो 1 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं हम लोग। हाँ। वो आदत बनी हुई है। तो अभी इनका ये भी रहता था कि पूरे जो कैडेट्स होते हैं वो क्लास में एक साथ जाएंगे, या हाँ। फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदा कहीं भी जाओ आओ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल एक लाइन में जाएंगे। डिसिप्लिन तो फौज का है ही है। हाँ। और साइकिल दी जाती थी हमें वहाँ, जब दूर पड़ते थे, वहीं हमारा से पीटी ही ग्राउंड से होती थी? डब्ल्यूटी दूर है, तो साइकिल दी जाती थी। वो साइकिलें भी 3 साइकिल आगे होंगी तो 3 पीछे, 3 पीछे। उसी में हाँ, in three चलेगी? हाँ, इन 3 चलेंगे बिल्कुल। ओके, और उसमें भी अगर किसी ने गलती कर दी तो वहीं टेक से साइकिल छत ऑन पे। हैंड, हाथ पर चलो, साइकिल हाथ के ऊपर, कंधे से ऊपर, और चलो वहाँ तक पैदल जाओ। तो अभी हम अपने रेजिमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। बिल्कुल। जैसे सिग्नल रेजिमेंट होती है, उसका आर्मी के अंदर कैसे पार्टिसिपेशन होता है, कैसे जो सिग्नल रेजिमेंट होती है वो अपना रोल प्ले कैसे करती है, ओके। सो उसके बारे में बताइए सर कुछ। सिग्नल्स बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है आर्मी को। ओके, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, चाहे आरआर का है, चाहे माइक्रो का है। जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे आजकल हैं, वो एक पुराने टाइम में तो अलग होते थे कम्युनिकेशन के सिस्टम, जिसमें उसमें रेडियो वाले से होता था। एक आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, टी 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 करके वो घुमाने वाला? हाँ, नहीं, वो मोर्स कोड बोलते हैं उसको। ओके। एक अंगुली सी होती थी, उसको टी 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 करके, वो जैसे ए है, तार भेजता हाँ, वो टेलीग्राम वगैरह जाते थे, वो उसी पर जाते थे। तो उसमें यही है कि वो ABC, उसके लिए अलग लैंग्वेज है, वो मोर्स कोड बोलते हैं उसको। जैसे आप बता रहे हो उनका अलग से कम्युनिकेशन सिस्टम होता था, तो उनका नेटवर्क भी कुछ अलग होता है जो कि हम सिविल नेटवर्क होता है? हाँ, बिल्कुल आर्मी का नेटवर्क टोटली अलग है और सिक्योर कम्युनिकेशन है। सिक्योर है। उसको हैंडल कौन करता है? उसको हैंडल सिग्नल करती है। सिग्नल रेजिमेंट करती हाँ, है? सिग्नल रेजिमेंट करती है। जितना भी आर्मी का नेटवर्क जितना भी आर्मी का, आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर के और आगे लास्ट जो इन्फेंट्री बटालियन है जो लड़ने के लिए जाती है बॉर्डर पर, जो वहाँ फ्रंट तक- पे होती है? हाँ, ओके। वहाँ तक कम्युनिकेशन सिग्नल का होता है। तो आज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, डिफेंस की बात कर रहे हैं, और आप जब ऑन ड्यूटी थे उस टाइम जो इक्विपमेंट थे, हम दोनों में कोई डिफरेंस है या कुछ एडवांस बहुत टेक्नोलॉजी रात और दिन का डिफरेंस है। जैसे When I joined army in 1976, only WD cable
एक तार होता था जिसमें WR टेलीफोन- बोलते हैं जिसको? हाँ WD। ओके। जो तार था, उस तार के ऊपर कम्युनिकेशन होता था। 40-50 किलोमीटर दूर यूनिटें होती थी, वो सिर्फ तार पर जाते थे। उसके एक लाइन पार्टी थी, वो मेंटेन करती थी। और उस तार में कम्युनिकेशन का ये था कि जब लंबी लाइन हो जाती थी तो बड़ा इंडक्शन मिलता था हाँ आपस में। वो तो उसमें टेलीफोन में बात करने में बहुत मुश्किल से, मतलब ये है कि ब्रिगेड कमांडर का अगर आपने डिवीज़न कमांडर से बात करवा दिया एक बार, ओके रिपोर्ट होगी, तो समझो कि आपका उस दिन का टास्क खत्म हो गया है। इतना मुश्किल था कम्युनिकेशन। उस टाइम जो हार्डेस्ट पार्ट बोल सकते हैं हम कम्युनिकेशन का ही रहता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट था। वायरलेस तो कुछ था ही नहीं। वायरलेस भी था, वायरलेस था। वायरलेस में क्या था? वायरलेस में ये था कि जो रेडियो कम्युनिकेशन थे उसमें एक तो होता है HF हाई फ्रिक्वेंसी, ओके एक होता है VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ओके। और एक होता है UHF जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो UHF सिस्टम तो बहुत बाद में आया था। स्टार्टिंग में VHF और HF होते थे। अभी लॉन्ग कम्युनिकेशन है, मान लो जैसे रावलपिंडी है, वहाँ कम्युनिकेशन करना है, श्रीलंका में करना है, हमारे होते थे हमारे चैनल। अच्छा तो उनके साथ हम करते थे HF में कम्युनिकेशन, ओके। और वो भी ज़्यादातर मोर्स कोड में मैसेज भेजते थे। रिपोर्ट आपस की होती थी ना वो। तो इन सब के बारे में आपको एकेडमी में बताया जाता है? नहीं, एकेडमी नहीं, हमारी ट्रेनिंग सेंटर में हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए अलग से। जैसे आफ्टर गेटिंग कमीशन? नो, कमीशन के बाद कुछ नहीं है। कमीशन के पहले ही सीख लिया हमने, जब अदर रैंक में थे उसी टाइम हो गई थी ये ट्रेनिंग तो हमारी। ओके ओके। ये सिग्नल की ट्रेनिंग तो जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है वो तो सब उसमें हो गई थी। एकेडमी में तो हमें जनरल वो सिखाया जाता है, आर्मी का, इन्फेंट्री, सर्विसेज और जो फाइटिंग फोर्स जो भी है, उनके सब के एक ही ट्रेनिंग होती है वहाँ, एक जैसी ट्रेनिंग। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं रहता कि ये सिग्नल का इसकी अलग ट्रेनिंग हाँ होगी? ना, infantry वो का चीज़ इसकी हमने अलग पहले होगी? सीखी होती है। पहले अभी जैसे इन माई के 76 से लेके 79 तक मैं ट्रेनिंग सेंटर में था जबलपुर में, ओके तो वहाँ हमने लगातार ट्रेनिंग की है। वो काफ़ी 2.5-3 साल तक ट्रेनिंग की है। तो वो ट्रेनिंग है, वही काम आती है फिर हमें। अब चूंकि वो ऑफिसर बनने के बाद में थोड़ा सा वो लेवल अप हो जाता है, थोड़ा IQ लेवल भी भाई हाई होता है। हाँ। तो वो हम उसको टैकल कर लेते हैं। अब एक जवान है, जवान का IQ लेवल का और ऑफिसर का IQ लेवल का काफ़ी डिफरेंस रहता है। वो चीज़ वो डिसीजन नहीं ले सकता ऑफिसर एट वंस डिसीजन ले सकता है, कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत है या रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। अब एक जवान की इतनी बस की बात नहीं होती। तो ये चीज़ें वो हमने पहले ही सीखी है। ओके। ऑफिसर बनने के बाद हमें पता चलेगा कि लेवल क्या है, हमें कहाँ से रिसोर्स कहाँ से लेने हैं, जवान को पता नहीं होता वो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी आ जाती है। हाँ बिल्कुल, जो एरिया है वो वाइड हो जाता है। तो जैसे आप बता रहे हो कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिक्योर है, हाँ बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी काफ़ी बार सुनने में आता है कि POK का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करता है। वो कैसे पॉसिबल? इसमें देखो ऐसे दो बातें हैं। जो कम्युनिकेशन है, हमारे जितने कम्युनिकेशन के चैनल हैं वो सिक्योर हैं। उनके ऊपर हमने कुछ सिक्योर मीडिया लगा रखा है। तो अगर आप उस फ्रिक्वेंसी पर जाके अगर आप मॉनिटर करोगे तो आपको साइंस सुनाई देगा, कुछ नहीं देगा। बट एक पार्टिकुलर इक्विपमेंट होता है जिससे हम कोडिंग कर रहे हैं ओके उस कम्युनिकेशन की, उसको डिकोड करने का इक्विपमेंट अगर POK में है या पाकिस्तान के पास है या चाइना के पास है तो वो कर सकते हैं। हम भी करते हैं, उनका हम भी करते हैं। तो वो कर आपने सकते किया है कभी? बिल्कुल वो किया है, लेकिन क्या किया है, कैसे किया है, वो आई विल नॉट टेल ऑन सोशल मीडिया। ओके, हाँ बिल्कुल किया है हमने, और हम कर रहे हैं, और हमारा बहुत सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वो। और जैसे कि हमें पता लग जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्टेड है POK के कम्युनिकेशन सिस्टम से, उस टाइम हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम उसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि हम जो ऐसी डिवाइस है ओके उसका कोडिंग चेंज कर देते हैं, और वो होता ही है जनरली। अगर वी डोंट नो वेदर वी आर बीइंग इंटरसेप्टेड और नॉट, बट स्टिल आफ्टर एवरी वीक वी चेंज द कोडिंग सिस्टम। तो अगर कोई कर भी रहा है तो नई कोडिंग हो जाती है, तो उसके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे पता नहीं लगता कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर दूसरा घुस चुका है? नहीं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सुन रहा है, वो इंटरसेप्ट। हाँ, वो हमें पता कब चलेगा जब वो जामिंग करेगा या बीच में बोलेगा आके। ओके अब वो तो सुन रहा है चुपचाप। अभी अगर आपकी कोई आपने फ़ोन लगा रखा है और आपका फ़ोन कोई सुन रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सुन रहा जब है? तक वो बोलेगा हाँ, नहीं। जब तक वो बोलेगा नहीं। हाँ, तो वो उसमें ये पता नहीं चलता। बट जनरल जो सिक्योरिटी के लिए हम लोग ये करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए इसमें जैमर वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं? नहीं, जैमर अलग चीज़ है। जैमर क्या है कि कम्युनिकेशन को ब्रेक करता है। ओके जैमर का मतलब है कि जैसे ये मोबाइल है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, Yes. और मेरे पास इसकी 1 किलोवाट है, मान लो 100 वाट है, Okay. और मेरे को ये लगता है कि भाई ये 100 वाट है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको ये 1 किलोवाट से उसी फ्रिक्वेंसी पर रेडिएशन करूँगा, तो वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कई बार नहीं होता, आप रेडियो लगाते हैं, रेडियो पुराने टाइम में रेडियो में इंटरफेरेंस होता है ना, वो क्यों हाँ, होता है? हाँ। बिजली चमकती है, इंटरफेरेंस होगा। कारण कि बिजली चमकती है, उसमें भी एक फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, Okay. और वो फ्रिक्वेंसी वाइड होती है कि भाई वो 1 किलो हर्ट्ज से लेकर के और 1000 मेगा हर्ट्ज तक, उसके बीच में जो सारा कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं तो रेडियो काम कर ही रहा है, तो उसमें हमारे को आवाज़ मिलती है, उसका इंटरफेरेंस
मिलता है कई बार। जैसे आपने दोनों, जो एक आर्मी की लाइफ होती है, एक ऑफिसर लाइफ होती है, एक ओवर लाइफ होती है, आपने दोनों को एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल किया, तीनों का किया, ऑफिसर लाइफ भी किया है मैंने और जेशो लाइफ भी किया है और ओवर जवान लाइफ का भी भी किया। और का भी किया। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सी लगी आपको? सबसे बेस्ट बोले तो तीनों ही बराबर हैं। ओके। बस थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि ओवर रैंक में क्या है कि आप एक पर्टिकुलर काम आपको दे दिया गया, आपको वही करना है, आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कुर्सी आपको एक चैनल दे दिया, आप ये एक्सचेंज संभालोगे या आप ये रेडियो सेट संभालोगे, आप ये लिंक बोलते हैं जैसे हमारे आर्मी में, आप ये लिंक संभालोगे, ओके। उतनी जिम्मेवारी है। अब जेसीओ बन जाता है तो उसमें क्या है कि उस जो 10 आदमी काम कर रहे हैं, 10 लिंक हैं, तो वो 10 के 10 सुपरवाइजर को हैंडल करेगा। हाँ हैंडल करेगा। ओके। और ऑफिसर केस में क्या है कि वो 10 जगह हैं, वो 100 को हैंडल हाँ करेगा। उसको 100 को करना पड़ेगा। फिर कहीं फॉल्ट आ गया, कहीं प्रॉब्लम हो गई, कोई चैनल ब्रेक डाउन हो गया, कोई लिंक डाउन हो गया, तो उसका रिप्लेसमेंट और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब ऑफिसर की जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी ऑफिसर की ज़्यादा हो जाती है, जेसीओ की उनसे थोड़ी कम होती है, क्योंकि जेसीओ तो 10 ही उसके सिस्टम पर है, ऑफिसर 100 पर होता है। और जवान जो है वो इंडिविजुअल, उसकी जिम्मेवारी अपना एक चैनल लिंक की, और उसमें भी फॉल्ट होता है वो जेसीओ को बताएगा, जेसीओ ऑफिसर को बताएगा, फिर उसका जो भी अल्टरनेट है सोल्यूशन उसका होगा। अब जैसे ओवर लाइफ होती है, उनकी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, ड्यूटीज भी होती है, इसके अलावा एडम टास्क भी होते हैं। उसके अलावा आपने प्रिपरेशन की? बिल्कुल की। आफ्टर फॉर द बिल्कुल गेटिंग की, मैं बता दूं आपको। तो एक नॉर्मल जो सिपाही आज के टाइम में क्या होता है कि जॉब मिल गई, वो गिव अप करने की सोचता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही उस है। कंफर्ट जोन से बंदा कैसे बाहर निकले, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए उनको कुछ। उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप अगर पढ़ाई करें और आप में अगर जुनून है कुछ करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये बात है। अब मुझे ठीक है, ऑफ ड्यूटी मिल रही है, मैंने 6 घंटा ड्यूटी कर ली, मेरी ऑफ ड्यूटी है 6 घंटा। 6 घंटा पत्ते खेलना या कहीं घूम के आना या मार्केटिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई पिक्चर देखना ज़रूरी नहीं है। वो टाइम मैं पढ़ाई के लिए यूज़ करता था, नंबर 1। सेकेंडली, जब नाइट ड्यूटी होती है, एक पिकेट ड्यूटी, नाइट को जो संतरी गार्ड होता है, उसमें 2 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे रेस्ट, 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे रेस्ट। तो मैं उसमें भी 4 घंटे नहीं सो करके पढ़ता था, और नींद दूसरे दिन ऑफ ड्यूटी में पूरी कर लेता था। तो आपने जो टाइम बताया बीच में 6 घंटे और 4 घंटे का टाइम था, उसके बीच में आपको कोई टच नहीं करता? आपका वो पर्टिकुलर टाइम होता है? नहीं, उसमें जनरली कोई टच नहीं करता, बट कोई अर्जेंसी आ गई तो हो सकता है वो ना मिले। भाई अर्जेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, 3 आदमी की ड्यूटी है, रात को बीमार हो गया कोई आदमी, तो आपको 4 घंटे भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। या कोई एडम इंस्पेक्शन है, कोई यूनिट का कोई एंगेजमेंट चल रहा है, आप ऑफ होके आए, आपका यू शुड हैव रेस्ट फॉर 4 आवर्स, लेकिन आपको उसी टाइम बुला लेंगे कि आप जल्दी नाश्ता करके जल्दी आ जाओ, खाना कैसे खा के। टीम की तरह चलता है? हाँ बिल्कुल, टीम की तरह, टीम की तरह। तो अभी हम हमारे वेपन्स के ऊपर आते हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो आपका फेवरेट वेपन क्या था? AK, इंसास, SLR? ऐसा है कि सिंस आई वाज इन सिग्नल कोर, इन्फेंट्री में नहीं था, तो हमारा वेपन जो हमारे पास में जनरली 3-4 टाइप के वेपन होते हैं। एक तो हमारे पास LMG होता है, सबसे बड़ा वेपन, लाइट मशीन गन? हाँ लाइट मशीन गन। Okay. और दूसरा होता है, मेरे टाइम में जब मैं गया था, SLR राइफल SLR होती थी, बाद में इंसास आ गई, Okay. और AK भी है। तो उसमें जो सबसे बढ़िया मुझे जो मज़ा आता था वो LMG पर आता था। LMG में ऐसा क्या होता है? LMG में ये होता है कि LMG आप लेट करके फायर करते हैं, अच्छा। और सबसे ज़्यादा है कि उसमें ब्रस्ट फायर भी होता है, ऑटो फायर भी होता है, और उसमें आप बहुत से राउंड इकट्ठे एट ए टाइम बेल्ट चढ़ता है कि बेल्ट चढ़ा के कर सकते हैं। इसकी पेनिट्रेशन भी कुछ ज़्यादा हाँ, रहता है? पेनिट्रेशन ज़्यादा है, उसकी रेंज ज़्यादा है, किलोमीटर तक की रेंज है, और उसमें एम लेने में आपको आसानी रहती है। राइफल क्या है, चूँकि आपको हाथ में रहनी है, थोड़ा बहुत हाथ हिल जाता है, और वो बाई पार्ट के ऊपर होती है, और आप सिर्फ एम ले रहे हैं, तो ये चांस नहीं होता कि आपका एम मिस हो जाएगा। तो अभी यदि आपको ऑफर दिया जाए तो आप कौन सी राइफल को फिर से ऑपरेट करना चाहोगे? नहीं, राइफल को तो जनरली मैं नहीं कहूँगा, मैं तो LMG को ही ऑपरेट करना चाहूँगा। एक आती थी कार्बन मशीन गन, वो लाइट होती थी। आई थिंक वो शॉर्ट रेंज के लिए होती है। हाँ, शॉर्ट रेंज के लिए, ओके। शॉर्ट रेंज के लिए वो होती थी, उसका वेट भी कम होता था, वो शॉर्ट रेंज की होती थी। उस टाइम में स्नाइपर्स वगैरह होते थे कुछ? स्नाइपर्स थे, इन्फेंट्री वगैरह के पास होते थे, स्नाइपर्स होते वो थे, कोर में साइड। इंटरफेयर नहीं करते? जैसे आप सिग्नल रेजिमेंट के अंदर स्नाइपर वगैरह या पर्टिकुलर कोई वेपन की बात करें हम, स्नाइपर वेपन वो नहीं होते थे? नहीं, वो नहीं होते थे हमारे पास, वो इन्फेंट्री के पास होते थे, स्नाइपर वगैरह। उनमें साइट पर जो टेलीस्कोप टाइप की वो चढ़ाई जाती थी, साइट जिनको बोलते हैं? हाँ, ओके तो उसमें एक तरह से लेंस होते थे, ओके। तो वो उसको बड़ा इनलार्ज करके दिखाते थे, और काफ़ी दूर तक वो साफ दिखाई वो देता था। जूमिंग करते थे, हाँ, क्लियर हाँ, जूमिंग करते हाँ, थे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने अभी साइट बता रहे हो आप, तो एक नाइट विजन डिवाइस भी रहते हैं, हाँ बिल्कुल है। वो भी सिग्नल कोर के हाँ अंदर आते बिल्कुल, नहीं, सिंगल कोर में नहीं, वो सब इन्फेंट्री में है। हैं? वो इन्फेंट्रीज में रहते हाँ, हैं। इन्फेंट्रीज में ही होते हैं। आपकी बेस्ट साइट कौन सी रही होगी उस टाइम? बेस्ट साइट बोले
साइट नाइट डिवीज़न साइट की बात कर रहे हैं हम, जैसे HSTI होते हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं आप? नहीं जैसे नाइट डिवीज़न की बात कर रहे हैं हम, नाइट को विजुअलाइज करने के लिए ओके। जो साइट इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास, हाँ हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं वो हमारे पास होते नहीं थे, क्योंकि आपके हमारा पास कोई में काम नहीं पड़ता था उनसे, कम्युनिकेशन का रिलेटेड था, तो वो पड़ता नहीं था हमारा काम उनसे। आप OR रिक्रूटमेंट कब हुए थे वैसे? 76 में, नवंबर 76। नवंबर 76। तो उस टाइम हमारे पास कोई बैंकिंग वगैरह, नेट बैंकिंग वगैरह नहीं होती थी, नहीं, नेट बैंकिंग सैलरी कैसे मिलती थी? सैलरी कैश होता था मंथ के एंड में, और जो कंपनी कमांडर या कोई ऑफिसर डिटेल होता था वो कैश देता था, एक्नॉलेज रोल होता था, उस पर साइन करवाते थे और कैश दे देते थे। मंथली आपको वो मिलती थी? हाँ बिल्कुल, मंथली पहले दिन। और जब आप कमीशन हुए थे तब भी यही प्रोसेस चल रहा था? नहीं, मैं कमीशन हुआ था उस तक तो यही था, उस टाइम तक तो मैं जब बठिंडा में था वहाँ तक तो यही था। ओके। मैं बठिंडा में था तो इवन मैं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पोस्ट पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाता था मैं, वहाँ पाक बॉर्डर पर पूरे पेमेंट लेके बिल्कुल जाते? पेमेंट लेके जाते थे, गार्ड के साथ में जाते थे कैश लेके। और जो जहाँ पे सिपाही है 5 महीने 6 महीने में छुट्टी आ रहा है, तो पूरी सैलरी एक साथ अपने घर में लेके आता था? हाँ बिल्कुल आता था उस टाइम। दूसरा ये था कि भी DD वगैरह बना के ले जाए तो वो बात अलग थी। वो फिर वहाँ के लोकल बैंक से जाके हाँ। निकलवा सकता है? हाँ, बट जनरली क्या है कि वो कैश ही लेके आते थे, ज़्यादा सैलरी तो होती नहीं उसमें, इतना तो होता नहीं था कि वो आपको बैग भर जाए या सूटकेस भर जाए, तो सैलरी कमी होती थी, बट उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, वो ठीक है। तो अभी हम अपने जो राष्ट्रीय राइफल है इंडिया की, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल रेजिमेंट होती है, RR होती है, दोनों में कुछ फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। कैसे? RR का ये है कि RR एक किसी यूनिट की स्पॉन्सर कर देते हैं, ERE कर देते हैं कि भाई ये फलानी यूनिट की RR है। ओके। तो एक तो उसमें डिफरेंस ये है कि इन्फेंट्री बटालियन में तो आपको जितने भी लोग हैं उनको रखना ही रखना है। हाँ। RR में जो आपके आउटस्टैंडिंग हैं, ओके। जिनका ACR अच्छा है, जिनका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, उनको भेजा जाता है, सिलेक्टेड होते हैं वो। तो वो एज ए फाइटिंग फोर्स की तरह काम करती है? हाँ बिल्कुल, फाइटिंग फोर्स की करते हैं, उनकी कुछ हार्ड ट्रेनिंग भी होती है, और उसमें अलग अलग यूनिटों से कुछ स्पेशलिस्ट जो है वो लड़कों ही बुलाए जाते हैं, क्योंकि एक यूनिट में मान लो जैसे 1000 की नफरी है, आपको एक RR खड़ी करनी है 1000 की, तो उस 1000 में तो आपको 100 आदमी मिलेंगे जो बिल्कुल फिजिकली बेस्ट होंगे उनको हाँ, देते जो हैं। बेस्ट होंगे। ओके। तो इस तरह से वो कई अलग अलग बटालियनों से, और क्रीम है, उस क्रीम को इकट्ठा करके। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन सर, दैट इज आई थिंक फनी क्वेश्चन। RR के अंदर दाढ़ी क्यों रखते हैं? उसका मेन रीज़न यही है, शायद आपने भी दाढ़ी रखी हुई है, इसलिए वो दाढ़ी रखते हैं कि एक सैनिक की पहचान होती है। हाँ। हेयर कट है, क्लीन शेव है, तो वो दाढ़ी इसलिए रखते हैं कि उसका ये पता नहीं चलता कि वो फौजी है या सिविलियन है। एज ए कैमोफ्लेज ये काम करता हाँ है? बिल्कुल, एक कैमोफ्लेज मानो आपकी, उसको छिपाने के लिए कि वो सैनिक है। आइडेंटिटी छिपाने के लिए। हाँ, आइडेंटिटी छिपाने के लिए, क्योंकि उनका काम भी यही है, टेररिस्ट पड़ता है, टेररिस्ट ऑपरेशन करना जाना पड़ता है, हाँ। तो उस टाइम में ये उसके लिए छूट होती है। दूसरा एक कारण ये भी है कि वहाँ पर RR का लाइफ बहुत बिजी है, तो लोगों को सेव करने का टाइम बच जाता है, नहीं ना मिले। हाँ, ओके। तो वहाँ एग्जाम्प्ट कर, टाइम सेविंग एक तरफ से। हाँ टाइम सेविंग भी है। आपने जब ऑपरेशंस किए तो कोई भी कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट से? बिल्कुल हुआ, मैंने चूंकि मैं सिग्नल से था, तो मैं उनके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके, और उसमें हम उनके कम्युनिकेशन से ही निकाल लेते थे कि वो कहाँ पर है, कौन सी जगह उनकी है। लोकेशन ट्रेस हो जाती थी? हाँ, उनकी लोकेशन, हमारे पास डायरेक्शन फाइंडर वगैरह होते थे, ओके। तो लोकेशन भी ट्रेस होती थी, और इंटरसेप्ट से भी पता चल जाता था। कई बार वो गलती से बोल देते थे मैं फलाने गांव में सोफिया में हूँ, तो अब सोफिया काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उसमें गए कहाँ पर है, कि वो आपस में बात करते थे। तो मतलब आप उनकी फ्रीक्वेंसी में घुसते थे? हाँ बिल्कुल, उनकी फ्रिक्वेंसी में घुसते थे, हम इंटरसेप्ट जैसे हम पहले बता रहे, आप अभी यहाँ पे लिसनर हो हाँ और उनका कम्युनिकेशन सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओके। बिल्कुल, तो उनका कम्युनिकेशन में क्या है कि अब उनको तो पता नहीं चलेगा कि भाई हम कर रहे हैं इंटरसेप्ट, चाहे वो एनिमी का हो चाहे टेररिस्ट का, किसी का भी हो, तो वो हम करते थे, उसमें से इंट निकालते थे। कई बार तो फालतू कम्युनिकेशन होता है, उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला, रीड एंड थ्रो, और जो होता है उसमें कुछ जिस्ट, उसको हम करते थे शेयर आगे, जहाँ भी जिस लेवल में भी जैसे आप सिग्नल रेजिमेंट से थे तो आपका मेन काम था कम्युनिकेशन को हैंडल करना? हाँ बिल्कुल। तो जब ऑफ टीम जाती है तो आप उनके साथ में जाते थे, बेस में रहते थे? उसमें अलग अलग टीम होती हैं, जैसे ऑफ स्कीम होती है, उसमें किस लेवल की है, अगर ब्रिगेड लेवल की है तो एक सिग्नल की कंपनी साथ जाएगी, वो ऑफ टीम के साथ में जाएगी? हाँ, ऑफ टीम के साथ में जाएगी। बाकी आगे इन्फेंट्री है तो उसके साथ में ऑपरेटर जाएगा, एक रेडियो सेट वगैरह लेकर के ऑपरेटर जाएगा, और हमारी लाइन भी, हमारी एक लाइन डिटैचमेंट होता है अलग से, वो लाइन कम्युनिकेशन देंगे। और आजकल तो माइक्रो का, UHF का, सैटेलाइट का, बहुत से कई टाइप के कम्युनिकेशन हो गए हैं आजकल। और आर्मी के नेटवर्क भी अलग अलग टाइप के हैं, वो बड़े सिक्योर नेटवर्क हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन नाम तो उनका, लेकिन वो हमारे सिक्योर होते हैं
कि उसके वो कम्युनिकेशन हमारा इंडिपेंडेंट है, सिविल से कोई लेना देना नहीं है उसका, हमारा ओन कम्युनिकेशन है और हम वो सिक्योर कम्युनिकेशन है। जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए एक WT वायर होती थी, तो हाँ ऑफ टीम के अंदर भी वही सेम हाँ, उस टाइम में अभी भी चल रही है। इवन जो एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो टेलीफोन कम्युनिकेशन देते हैं, WT देते हैं। उसका रीज़न ये है कि और कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, तो कोई कम्युनिकेशन अल्टरनेट, बिकॉज देयर इज वे एंड मीन्स, तो वेरियस रिसोर्सेज भी यूज ओके कि एक कम्युनिकेशन भाई मान लो हमारा रेडियो जाम हो गया, हाँ वी शुड हैव अल्टरनेट, ओके तो हमारा माइक्रो यूज करना चाहिए। माइक्रो अगर जाम हो गया तो हमारे पास कम से कम लाइन कम्युनिकेशन है जिसके चांसेस कम होते हैं, हाँ। जो इंटरप्ट नहीं होता ज़्यादा। हाँ, कहीं दुश्मन के एरिया में कोई काट के लाइन चला गया तो हम दोबारा मेंटेन कर देते हैं, या कोई उसमें पैरेलल में टेलीफोन लगा के कोई सुन रहा है, तो उसमें क्या है कि हम सिक्योरिटी डिवाइस यूज़ करते हैं दोनों तरफ। एक तरफ कोडिंग है, दूसरी तरफ डिकोडिंग इक्विपमेंट है, Okay. दूसरी तरफ कोडिंग है तो उसके पहली तरफ डिकोडिंग है। तो इसमें सरप्राइज लॉस नहीं होता, बिकॉज तार तो ओपन रहेगी, हाँ, तो वहाँ पे कोई जो लोकल सिविलियंस वगैरह होते हैं वो देख के सरप्राइज लॉस नहीं होता हमारा? उसमें होता है, बट उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब आर्मी एक्सरसाइज कर रही है तब तो वो तो एक तरह की ट्रेनिंग है, तो उसमें तो वो तो हमारी कंट्री में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वार टाइम में ये है कि स्टैटिक नहीं रहते हम, वार टाइम में तो मूवमेंट रहता है, तो कहीं एक नाइट के लिए गए, हमने कम्युनिकेशन दे दिया, अगली नाइट वो कम्युनिकेशन फोल्ड करके हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसमें सरप्राइज लॉस होने के चांसेस नहीं होते, ज़्यादा मूवमेंट रात को होते हैं। तो इसलिए मान लो हम एनिमी कंट्री में है कहीं, तो वहाँ पर है कि भाई सरप्राइज लॉस ना हो जाए, तो हम मूवमेंट इस टाइप से करते हैं कि भाई वहाँ सिविलियन को पता भी नहीं चल रहा कि हम मूव कर रहे हैं। ओके जैसे सिविलियन से मेरे को याद आया, जो टेररिस्ट होते हैं वो सिविलियंस होते हैं या फिर अब्रोड से आते हैं? उसमें दोनों तरह के हैं, लोकल टेररिस्ट भी हैं और जो है फॉरेन टेररिस्ट भी हैं। ओके तो अब जैसे पाकिस्तान है हमारा मेन, मैं आपको enemy के रूप में बता सकते हैं। टेकिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, Okay. कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है उनको। Yes. और कुछ बंदे जो हार्ड कोर हैं, जो जैसे लश्कर तोयबा वगैरह है, वहाँ हिजबुल मुजाहिदीन HM है, ये इनके ग्रुप है हाँ इनके ग्रुप हैं, जो इनको पूरे मिलिटेंट को लीड करते हैं? हाँ बिल्कुल। Okay. तो वो वहाँ से भेजते हैं कुछ हार्ड कोर जो मिलिटेंट है, जो मेंटली और फिजिकली टफ होते हैं? हाँ, जो ज़्यादा जिनको मतलब मेंटली और फिजिकली भी होते हैं, और उनको एक्चुअली एक क्या करना चाहिए कि उनको एक ब्रेन वॉश किया? ब्रेन वॉश किया जाता है, एक तरह से उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं, और उनको बस एक यही चीज़ दिखती है कि हम वहाँ मरेंगे, वहाँ जाके हम जन्नत मिलेगी, वहाँ स्वर्ग मिल जाएगा, ये है वो है। इस जन्नत तरह से फिर उनका हमारे brain वाले wash कर देते देते हैं? हैं। जन्नत फिर हमारे वाले देते हैं उनको? हाँ, जन्नत फिर हम लोग उनको बांटते हैं। ओके तो- कभी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया? टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में मेरा डायरेक्ट रोल नहीं था, बट एक दो बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन में मैंने जो कम्युनिकेशन में मॉनिटर कर रहा था, ओके उस कम्युनिकेशन को मैं साथ लेके चला ठीक है उनको ऑपरेशन करवाने के लिए। ओके और वो क्योंकि ऑपरेशन में जब वो फंस जाते हैं तो बंदे बात तो करते हैं कि यार मैं तो फंस गया, आर्मी आ गई, तो हमें पता चल जाए, मैं बता देता हूँ वो फंसा हुआ है अभी आपका घेरा सख्त कर दो, या वो उसमें बोलेगा यार मेन मैं तो रोल भाग- आपका रहता था? हाँ। बिकॉज डायरेक्शन आप दे रहे हो, लोकेशन उसकी आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, हाँ, हमारी हम करवा option रहे हैं, आर्मी जो इन्फेंट्री है वो उसका ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। तो इस टाइप से एक दो बार हुआ है, बाकी ज़्यादा काम नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि लाइव ऐसे देने की जरूरत नहीं होती है। जनरली हम बता देते हैं कभी फलानी लोकेशन है, तो उसमें वो उनको घेर लेते हैं जो इन्फेंट्री जाकर। ऑफ टीम से पहले आप सर्वेलेंस वगैरह करते थे कुछ? हाँ, सर्विलेंस वगैरह जो हमारा जो रेडियो सर्विलेंस है वो तो हमारी जिम्मेवारी थी। ओके बाकी जो एरिया डोमिनेशन करते हैं वो इन्फेंट्री वगैरह करते हैं। हाँ। वो उसमें वो उनकी QRT वगैरह जो अलग अलग टीम होती हैं, वो लीडिंग टीम भी जाती है, फिर मेन टीम जाती है, इस तरह से वो एरिया करवाते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज होते हैं, लोकल रिसोर्सेज हैं, उनसे भी सूचना लेते हैं वो। रिसोर्सेज से इंट कौन मिलिटेंट लेते हैं या हमारी टीम इट लेती है? इज डबल एज वेपन, ओके बिकॉज वी बिलीव दैट कि ये बंदा हमारा ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा। बट हम ब्लाइंडली नहीं करते उस पर, क्योंकि वो बंदा हो सकता है उनका भी हायर किया हुआ हो, वो भी उसको पैसे दे रहे हो। फेक इंट बोलते हैं? हाँ, फेक इंट नहीं बोल सकते, मतलब दोनों तरफ से पैसे हाँ, जा रहे दोनों हैं? तरफ से। ओके तो उसका हम इतना वो भी नहीं करते ट्रस्ट भी कि भाई ये जो बता रहा है वो सही है। हो सकता है हमें ले जाके कहीं जंगल में फंसा दे कि वहाँ से वो फंसे हुए हैं, उनको पहले बता दे कि वो यहाँ से आएंगे, वो पोजीशन लेके बैठ जाए। तो ये दोनों चीज़ हम कोरिलेट करते हैं हमारे इंट से और लोकल सोर्स से, ओके कि भाई ये जो बता रहा है ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो ये चीज़ बड़ी वो रखनी पड़ती है ध्यान। ओके तो जो सिविलियंस होते हैं वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं या फिर मिलिटेंट को सपोर्ट करते हैं? मोस्टली हम बात करें तो? अगर आप मोस्टली बात करें तो पुराने टाइम में स्टार्टिंग जब हुआ था मिलिटेंसी, तो उनको कुछ ये दिखाया गया कि तुम्हें हम आज़ाद करवा देंगे इंडिया से, तो वो लोग उनको सपोर्ट करते थे। बट बाद में धीरे धीरे उनके समझ में आ गया, उनको पता चल गया कि ये तो हमें बर्बाद करने आए हैं, ओके तो वो आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। कुछ एक लोग
उनको सपोर्ट करते थे डर के मारे। किसी का लड़का उन्होंने मिलिटेंट बना रखा है, तो उनको यह था कि तुम्हारे लड़के को मार देंगे, तुम्हारे को उड़ा देंगे, तो डर के मारे भी वो सपोर्ट करते थे। घर में जिनके रहते थे तो वो वेपनेज पर रखते थे हाँ, कि भाई आपके घर में रहेंगे, आपका घर का कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा, हमें खाना बना के खिलाओ, हम यहाँ रुकेंगे रात को। इट मीन्स लोकल पब्लिक ऑफ J&K यूज्ड टू बी ऑपरेस्ड बाय मिलिटेंट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जैसे आप फेक इंट की बात कर रहे हो, जो कि हम एक इंट है वो मिलिटेंट को भी दे रहे हैं और हमारे को भी दे रहे हैं, तो ऐसा कभी चांस हुआ है कि आप उनके अम्बूस में फंसे हो कभी? नहीं, ऐसा चांस हुआ था 1-2 बार। हमें पहले शक हो गया कि ये जो सोर्स है ये डुप्लीकेट है, ये डुअल गेम कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा शक हो जाता है, पता चल जाता है तो उसको हम निकाल देते हैं। फिर कभी प्रॉपर उनके अम्बूस में आप नहीं आए? ना, हमारा तो ऐसा इतना वास्ता नहीं पड़ा कभी, बट कभी कभार कोई 1-2 का आर्मी का केस हो भी जाता है कई बार। कभी हमारा कोई दूसरा रिसोर्स फेल हो जाए या हमने ज़्यादा ब्लाइंड फेथ कर लिया तो, बट ऐसा हादसा नॉर्मली आर्मी के साथ नहीं होता, क्योंकि बड़ा देख भाल के ही करते हैं। जैसे अम्बुश की बात करें तो एक नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं और J&K की बात करते हैं, तो इन दोनों में अम्बुश कौन से स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, J&K के या नॉर्थ ईस्ट के? एम्बुश तो देखो ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो एम्बुश आप भूल जाओ कि वहाँ हैं, क्योंकि अभी तो वहाँ मिलिटेंसी है नहीं। और नॉर्थ ईस्ट में आप बोल सकते हैं जहाँ पर नक्सलाइट हैं। ओके, तो ये नक्सलवादी हैं, ये जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। इनकी एम्बुश से अब चूँकि वहाँ ऑपरेट भी पैरामिलिट्री करती है, आर्मी नहीं करती वहाँ। तो पैरामिलिट्री की और आर्मी की ट्रेनिंग में भी डिफरेंस है, वेपन में भी डिफरेंस है। तो वहाँ पर चूँकि वो कर रहे हैं तो वो जल्दी एम्बुश में थोड़े से इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती, वेपन का इतना मतलब एडवांस वेपन भी नहीं होते और इतने ट्रेंड भी नहीं होते। दूसरा, उनका जो कमांड एंड कंट्रोल है वो सिविलियन के पास होता है। ओके, मतलब फौज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि सिविलियन के पास इसलिए होता है कि IAS कोई उसको कमांड कर रहा है या IPS कर रहा है, प्रॉपर चैनल नहीं होता वहाँ पे। हाँ, तो उनके क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना, एक बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग नहीं है उनके। एक रेजिमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं है। अभी आर्मी में क्या है, एक बंदा जाट रेजिमेंट का है, राजपूत रेजिमेंट का है, वो वहाँ कमीशन होता है, वहीं पर वो नौकरी करता है, वहीं पर वो लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन होता है, मेजर होता है, कमांडिंग ऑफिसर बन के आता है। ओके, वो रिटायर भी हो जाता है तब भी अटैचमेंट रहता है उनका, तो उसको बोलते हैं हम रेजिमेंटेशन। तो एक आर्मी में ये रेजिमेंटेशन होता है और पैरामिलिट्री फोर्स में ये नहीं होता है। हाँ, उनमें नहीं होता। तो जैसे आपने नक्सलियों के बारे में बताया, नक्सली और जो हमारे मिलिटेंट होते हैं उनका सेम टारगेट होते हैं? नहीं, नक्सली जो हैं वो अलग चीज़ है। नक्सली तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। वो तो अपना कुछ, कई जगह बेरोजगार बंदे हैं उनको गुमराह कर दिया जाता है, कुछ उनकी डिमांड भी होती हैं। जैसे लोकल खास करके इसमें आदिवासी होते हैं, तो उनकी कुछ डिमांड होती है। कभी वो जंगलों में रहते हैं, वो चाहते हैं कभी हमारा डोमिनेशन हो, यहाँ हमें कुछ हक मिले, तो कुछ एक मांगे उनकी जायज़ हो सकती हैं। लेकिन जायज़ मांग को भी मांगने के लिए अगर वायलेंस कर रहे हो तो वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आप जायज़ मांग आंदोलन के तरीके से मांगते हो, सत्याग्रह करके भी मांग सकते हो, आप ये कर सकते हो, लेकिन आप वेपन उठा करके जायज़ मांग भी मांग रहे हो तो वो वायलेंस तो हो गया उनको ना। भड़काया जाता है? उनको भड़काया जाता है और क्या, उनको पैसे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं, लोगों से डरा करके पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, उनको कुछ दे देते हैं, कुछ उनको लालच पैसे का दे देते हैं, कुछ उनको ये दे देते हैं कि तेरे को वो कमांडर बना देंगे, तेरे को वहाँ का वो दे देंगे। तो इस तरह से कुछ है, लेकिन अब तो आप मानो कि ये भी एट द लास्ट ब्रीथ है। ओके, अब ये ख़त्म होने वाला है? बिल्कुल खत्म होना है, एंड आई गारंटीड यू ये विद इन 2 years नक्सलाइट का नाम ही खत्म हो जाएगा। खत्म है। अभी मोस्टली कौन से एरिया में ज़्यादा रहता है? अभी तो देखो कुछ छत्तीसगढ़ एरिया है, कुछ झारखंड एरिया है। झारखंड का एरिया हाँ, है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही है। ओके, जंगल हैं वहाँ पर, काफ़ी जंगल हैं वहाँ पर, वो लोग गुमराह कर देते हैं उनको। तो उनको जो लीड करते हैं, जो हमारे नक्सलिस्ट होते हैं, उनको जो लीड करते हैं वो उसी ग्रुप के होते हैं? वो उन्हीं ग्रुप के ही होते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो लोग जो है कहीं न कहीं से उनको फंडिंग मिल रही होती है। और ये फंडिंग कौन करता है? फंडिंग अभी हमारा कोई दुश्मन है वही करेगा। किसी को बांग्लादेश से मिल रही होगी, किसी को पाकिस्तान से मिल रही होगी, किसी को चाइना से मिल रही होगी, तो उनको एक फंडिंग आती है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट करना चाहते हैं। जो डिफेंस सिस्टम को नहीं, वो तो क्योंकि जो नक्सलवादी हैं उनका डिफेंस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। नक्सलवादी तो मांग होती हाँ, है। हमारी ये मानो कि आप हमारी जो सोशल लाइफ, सिविल लाइफ है, उसको डिस्पेंस करते हैं वो। ओके, उनका डिफेंस से कोई डिफेंस से कोई मतलब नहीं है उनका, उनको कोई आप बाउंड्री नहीं लेनी, कोई एरिया नहीं लेना, कोई ऐसा कुछ है नहीं। आपने आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन की थी या फिर आप वहाँ से रिटायर्ड हुए? वैसे तो खुशी दोनों जगह ही थी। Okay. कि उस टाइम मैं अनएम्प्लॉयड था, मुझे जॉब चाहिए था, और जवान का जॉब मिल गया, मैं खुश था। Okay. लेकिन अब जवान बनने के बाद भी अगर आप कमीशन होते हो हाँ। तो वो खुशी तो बहुत बड़ी ज़्यादा हो जाती है। Okay. क्योंकि अब जैसे इन माई केस, बोर्न इन ए फार्मर फैमिली, माई फादर मदर फादर पेरेंट्स वर इलिटरेट Okay. एंड
देवर एक्चुअली कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर ओनली। तो इस इन्वायरमेंट से आप जाकर के एक सिपाही बनते हो और उससे बाद में जब आप कमीशन होते हो, जहाँ पर बहुत बहुत बड़े बच्चे अफसरों के बच्चे आते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़े होते हैं, एक गांव के स्कूल से पढ़ के जाके अगर आप कमीशन होते हो तो उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आपकी जो हायर एजुकेशन थी उनका मोटिवेशन आपको आर्मी लाइफ से मिला है? आर्मी लाइफ से तो इतना नहीं कर सकते क्योंकि आर्मी लाइफ बहुत टफ और बहुत अंगेज बिजी लाइफ है। ओके। लेकिन मेरा एक खुद का ही जुनून था कि मैंने क्वालिफिकेशन करनी है। इवन मैं बताता हूँ, मेरे दोस्त पूछते थे, अरे यार तुम फौज का सुबेदार है, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, क्या करेगा जा करके? ओके। मैं बोला यार कुछ नहीं करूँगा मैं, अगर जॉब मुझे नहीं मिला इसका या मैं लंबा जॉब करता हूँ आर्मी में तो कम से कम मेरे बच्चे पोते पोती तो ये बोलेंगे कि हमारा दादा है वो एमए बीएड है। हाँ। मैं बोला ये है कि मान लो यार, कम से कम ये तो बेनिफिट है ना। तो इस तरह से मैं करता रहा, क्वालिफिकेशन छोड़ा नहीं मैंने कभी। तो जैसे सिविल की लाइफ होती है और डिफेंस की लाइफ होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट आपने इस सिविल में कैसे अपना रुतबा जमाया? हाँ, मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं एक तो ये कि जैसे मैं स्टडी करता रहा, हाँ। तो एग्ज़ाम वगैरह जो भी देता था तो उसमें सिविलियन दोस्त होते थे, उनके साथ एग्ज़ाम देता था, सिविल से टच ज़्यादा था। दूसरा, लकीली और अनलकीली मेरी ज़्यादा सर्विस दिल्ली की है। ओके। तो दिल्ली में मैं फैमिली के साथ में या अकेला भी बाहर रहा हूँ तो सिविल लाइफ के साथ ज़्यादा रहा हूँ। हाँ। सिविलियन में के साथ में आना जाना ज़्यादा होता था, वीकेंड पर घर आ जाना, कहीं किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम है तो उसमें आ जाना। तो मैं थोड़ा सिविल से ज़्यादा कनेक्टेड रहा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ आने के बाद में। सिविल लाइफ से आप पहले से अवेयर थे? हाँ, काफ़ी यहाँ अवेयर पे था। क्या होता हाँ, काफ़ी अवेयर था, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत उन लोगों को होती है कि एक जवान, कम पढ़ा लिखा जवान, हाँ। 17 साल की उम्र में सेना में चला जाता है। हाँ। जो कि वो पूरा मैच्योर नहीं होता उस टाइम तक, इमेच्योर ही होता है, जैसे नाबालिग टीनेज होती है वो। हाँ। हाँ। तो वो 17 साल में सेना में चला जाता है, 15 या 20-25 साल सेना में नौकरी करके आता है, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ़ में। और सेना का एक कल्चर अलग है। हाँ। वो उस कल्चर में ढल जाता है, वो पहले वाला कल्चर भूल ही जाता है वो। तो वो लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है कि जब वापस छुट्टी आते हैं तब भी वो एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को सिविल सोसाइटी में। और आपको लाइफ चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई? हाँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या किया, मतलब अभी आप कैसे आफ्टर रिटायरमेंट में दिसंबर 2007 में हुआ था। 7 में? दिसंबर 31 दिसंबर। Okay. और उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका था। रिटायरमेंट से पहले ही मेरा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का सिलेक्शन हो चुका आपने ऑन ड्यूटी अप्लाई कर दिया था। था? ऑन ड्यूटी अप्लाई कर दिया था। Okay. रिटायरमेंट से 1 महीने पहले मैंने अप्लाई कर दिया था, इंटरव्यू हो गया था, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। इसके लिए कोई डिफेंस में फैसिलिटी होती है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो सिविल में? नहीं, डिफेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। डिफेंस तो इतना प्रिविलेज देता है कि भी, क्योंकि ये चूंकि आर्मी ऑफिसर चाहिए। हाँ। उसके लिए भाई डिफेंस ऑफिसर चाहिए, आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, तो उनको ये प्रायोरिटी है कि भाई आप 1-2 महीने पहले रिटायरमेंट से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ताकि आपका अपॉइंटमेंट का डेट आए तब तक आप रिटायर हो जाएंगे। तो मेरा अपॉइंटमेंट का डेट दिया था इन्होंने जनवरी, 11 जनवरी, मैं 31 दिसंबर को रिटायर हुआ, 11 जनवरी को मैंने ज्वाइन कर लिया नागौर में एज ए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, सैलरी पे या फिर पेंशन पे डिपेंड होते हैं आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट। वो अलग कुछ नहीं करना चाहते कि ठीक है पेंशन आ रही है। ऐसे बहुत कम होते हैं लोग, कोशिश करते हैं जॉब की, सेकंड कैरियर का जॉब की कोशिश करते हैं। कुछ एक लोग इतना नहीं कर पाते कि वो उसको कम्पीट नहीं कर पाते। अब देखो, सेना का जो है ग्रुप डी में 12.5% रिजर्वेशन है। ओके। ग्रुप सी में 10% है। इवन पहले तो जो टेबल 9 होती थी, नायब तहसीलदार तक के लिए ये था, प्रिविलेज था कि नायब तहसीलदार तक आप आरटीएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। Okay. अब शायद उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई है या कुछ सिस्टम चेंज किया उसकी वजह से। तो अभी आज देखें, आज बहुत से जो रिटायर होकर के डिफेंस से जो अर्ली एज में आ गए, वो एसडीएम तहसीलदार हैं, काफ़ी हैं लोग, अच्छी पोस्टों पर है। तो ऐसे हमारे सिविल में कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है कि जो सिर्फ सोल्जर्स के लिए होती है? सिर्फ सोल्जर के लिए तो जनरली नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का है, उसमें भी आजकल सिविलियन को कर लिया है। और वो इतना रेस्पेक्टेड जॉब भी नहीं मानते कि भी सेना में कोई एक हवलदार से आया और उसको एक सिक्योरिटी गार्ड में डंडा दे करके किसी गेट पर खड़ा कर दो, इट डजंट लुक गुड। बट सैनिकों को जो चाहता है और जो क्वालिफाइड है और जो दिल से चाहता है कि मैं जॉब करूँ, उसको जॉब मिल जाता है लगभग। उनको प्रायोरिटी देते हैं? हाँ, प्रायोरिटी देते हैं, बिल्कुल। रिजर्वेशन होता है हर सर्विस में। ओके। ये हर एक डिपार्टमेंट में होता है? हाँ, बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट में होता है। जैसे पुलिस है, पुलिस में सैनिकों का 12.5% रिजर्वेशन है। Okay. अब वो बात अलग है कि वो थोड़ा बदमाशी करते हैं कि भाई सैनिक है, वो 15 साल 20 साल नौकरी करके आया, 17 साल में गया, 37 साल उम्र है, उसको 25 साल के लड़के के साथ दौड़ा देते हैं कंपटीशन में। वो थोड़ा सा कर देते हैं ऐसे बदमाशी, गलत है। तो हमने डिमांड किया था, पीछे भी हो भी गया कि भाई सैनिकों का आप अलग रखो कंपटीशन। आप 20 साल वाले लड़के के साथ में 40 साल वाले को क्यों भगा रहे हो? वो थोड़ी कम्पीट कर पाएगा उसके साथ। इनका तो फिजिकल स्टेमिना ही अलग हो गया पूरा। हाँ, बिल्कुल।
तो वो उसमें है, काफ़ी लोग पुलिस में बहुत हैं, आर्मी के रिटायर। आप जो हमारे सोल्जर्स हैं जो अभी रिटायरमेंट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, उनके लिए कुछ बताओ कि वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में एज ए। उनके लिए सबसे पहला मैसेज तो मेरा यही है कि सेना में रहते हुए वो क्वालिफिकेशन करके आए। ओके। भी आपने ग्रेजुएशन जरूर करके आए। अब कुछ लोग आ जाते हैं कि सेना में 15 साल सर्विस कर ली, मैप रीडिंग ये कर लिया, हिंदी वो कर लिया, मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट सब जगह नहीं चलता। अब एक 10वीं पास करके गया है और सेना का एक्सपीरियंस का उसको ग्रेजुएट दे दिया, वो आगे टीचर थोड़ी बन जाएगा। हाँ भाई वो पढ़ा थोड़ी देगा लोगों को। हाँ, उसको वो जॉब देते हैं कि भाई ठीक है पुलिस है, पुलिस में कोई पढ़ाई वढ़ाई का ज़्यादा काम नहीं है, 10वीं पास है, उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल गया तो एसआई के लिए अप्लाई कर सकता है, वो एसआई के लिए कर सकता है, वहाँ तक चल जाता है। तो बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें एक्चुअल क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कि एक ऑनरेरी आपको डिग्री मिल गई। तो वो डिफरेंस है। तो मैं उन सबसे पहले तो यही आगाह करना चाहता हूँ कि आप फौज में रहते हुए समय कभी किसी को नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और हमारे एकेडमी में सिखाया जाता है, हम भूल जाते हैं कि सर फलाने काम के लिए टाइम नहीं मिला, ये शब्द छूट जाता है हमारा। अगर ये वर्ड बोल दिया तो फिर से रगड़ा मिलता वहाँ पे। अरे सच्चा समय नहीं मिला आपको, ठीक है हम देते हैं। तो मतलब ये था कि हमारे मुंह से ये सब छिन गए थे कि यार टाइम नहीं मिला, बड़ा काम करेंगे। जनरली हमारा ये बहाना होता है कि यार टाइम नहीं मिलता, वो शब्द ही छूट जाता है आर्मी में। तो मैं यही करना चाहूँगा आगा सभी को कि अपनी क्वालिफिकेशन करके आएँ। सिविल में जॉब है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, आपको जॉब जरूर मिलेगा। बट आप कुछ भी नहीं करके आएंगे, 10वीं गए 10वीं आ गए तो भैया कोई आपको चपरासी भी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे कोई आर्मी के कोर्सेज होते हैं जिससे सिविल में कुछ फ़ायदा मिलता है? हाँ आर्मी के कोर्सेज हैं। आर्मी में जैसे मान लो पीटी लॉन्ग कोर्स है, पीटी का करके आए हैं तो यहाँ फिजिकल टीचर के लिए उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके लिए वरीयता है। ओके, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं? हाँ, बाकी जो टेक्निकल यूनिट होती हैं आर्मी में भी, आर्मी में ओवरसीयर टाइप के लोग हैं, मैकेनिक भी हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी हैं, कंप्यूटर से भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को प्रायोरिटी मिलती है। उनके पास पीजीडी डिप्लोमा होता है, एक आर्मी करवाती है जो उसके इक्विवेलेंट होता है। तो वो चीज़ें जो है वो सिविल में इक्विवेलेंट होती हैं उस रैंक उसके, और उनको जॉब अच्छा जॉब मिल जाता है। ठीक है। और सर एक छोटा सा, जैसे मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे पापा और मेरे चाचा हैं बीएसएफ में हैं, बीएसएफ में थे अभी। ओके। हाँ, तो हमारी जो बॉलीवुड और इंडस्ट्री है, जो सिनेमा इंडस्ट्री, वो आर्मी को जैसा दिखाती है, जैसे ग्लैमरस दिखाती है, या फिर दोनों पार्ट हैं, एक दोनों एक्सट्रीम लेवल पर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो फिल्मों में जैसे आर्मी की जो जितनी फिल्में बनी हैं, क्या वैसा ही सब होता है या फिर उसमें कुछ ग्लैमरस किया जाता है या फिर कुछ एक्सपोजर? उसमें काफ़ी कुछ ऐड करते हैं। एक्चुअल देखा जाए मसाला ऐड करते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो जैसे कुछ बॉर्डर फिल्म वगैरह है, कुछ जो दिखाते हैं उनमें तो हकीकत ज़्यादा है। अब कई बार क्या है, कोई तो फिल्म में रियल दिखाते हैं किसी वॉर पे है ना, कि रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, उनकी बेटी है या उनका बेटा है, उनको वो गोली मार दूंगा, बंदूक वो पिस्टल निकालते हैं। मतलब एक ये दिखा दिया जाता है कि वो थोड़े कमार टाइप से हैं। वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। वो आर्मी ऑफिसर बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और बहुत ही सोबर होते हैं। अब इस तरह का जो दिखाता है, हाँ एक चीज़ है कि आर्मी ऑफिसर जो है वो ईमानदार और सच्चा होता है। तो वो चूंकि कोई चीज़ अगर कोई गलत घट रही है उसके ऊपर वो रिएक्ट करेगा जल्दी, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मान लो सपोज करो, जैसे अब मैं रेलवे में जा रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, रेलवे में जा रहे हैं कि नॉनसेंस आ रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, तो हम उसको उसमें चुप नहीं रह सकते, उसको फिर हम इंडिकेट करेंगे नहीं भाई तुम गलत हो। तो मतलब वो एक थोड़ा सा वो बन जाता है। लेकिन फिल्मों में क्या है, वो कर्नल साहब की मूंछें दिखा दी, वो बात कर पिस्टल निकाल लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई नेचर नहीं है, किसी कर्नल साहब का नहीं है। अच्छा, तो ये थोड़ा गलत दिखाते हैं, उनको ये नेगेटिव इमेज है, ये नहीं दिखाना चाहिए एक्चुअली। जैसे आप अभी कर्नल और वो मेजर, ये रैंक की बातें कर रहे हो, तो ये रैंक किसके अकॉर्डिंग होती है? सबसे ऊपर कौन होता है, इसके नीचे कौन? अभी सबसे ऊपर जैसे आर्मी की बात करो तो सबसे ऊपर हमारा जनरल होता है, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं, सेनाध्यक्ष। और उसके नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल। जो लेफ्टिनेंट जनरल के कई पोस्ट होते हैं, जैसे अलग अलग वहाँ पर कुछ स्टाफ की पोजीशन है जो आर्मी हेडक्वार्टर में होते हैं, कुछ कमांड होते हैं, उनमें वो जीओसी होते हैं, कुछ स्टाफ ड्यूटी में होते हैं, तो कुछ एक होते हैं। एक पिरामिड है आर्मी में, जो पिरामिड आप समझते हैं कि बॉटम चौड़ा और ऊपर जाके पीक पर जाता है। तो पीक पर एक आदमी है जनरल साहब, फिर वो नीचे आता है तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो 30, 40, 50 होंगे, फिर मेजर जनरल हैं वो 100, 200 होंगे, फिर ब्रिगेडियर साहब हैं वो 500, 700 होंगे, फिर कर्नल साहब हैं वो हज़ारों में होंगे। तो इस तरह से वो एक पिरामिड है। हाँ, और हर जगह कहीं न कहीं आर्मी में ड्रॉप होना ही पड़ता है। एक ही आदमी बनेगा जनरल तो अब उसके साथ में कितने लोग और उसके पहले कितने लोग हैं, उनको तो रिटायर होना पड़ेगा। तो चाहे वो कर्नल से हों या ब्रिगेडियर से हों,
तो मोस्टली जो है आर्मी के जो ऑप्शन है वो कर्नल से रिटायर हो जाते हैं। हमारी पॉलिसी ऐसे ही है, सेना के जो है वो हित में नहीं है। अगर इसी को कंपेयर करें, अब आर्मी कमीशन और आईएएस और आईपीएस इक्विवेलेंट है, बल्कि आर्मी एक स्टेप आगे है। सेना में एक स्टार जिसकी है, 2 स्टार, एक स्टार जिसकी है पुलिस का या और डिपार्टमेंट का, उसके सेना में उसको उस डिपार्टमेंट में जाएगा तो 2 स्टार लगाएगा, वो एक स्टेप अप होता है। लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर रखा है, आईएएस आईपीएस के लिए तो इतने वैकेंसियां खोल दी। एक स्टेट में, पहले एक स्टेट में एक आईजी होता था, 2 डीजी या 3 डीजी होते थे बस। अब आज आप देखो आईजी 50 बना रखे हैं। कोई आईजी क्राइम है, कोई आईजी कम्युनिकेशन है, हाँ मतलब अलग अलग है। वो आईजी रैंक भी उतने बढ़ा दिए, इतने डीजीपी रैंक बढ़ा दिए। तो इतने इसके बढ़ने का कारण जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होना या फिर उसका बनने का कारण, पहला सबसे बड़ा कारण तो है ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि हमारे आईएएस आईपीएस हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, वही कंट्री को चला रहे हैं और वो अपने लिए सबसे पहले अपना हित करते हैं। अब जैसे एक एनएफयू होता है, नॉन फंक्शनल जो है पे कर सकते हैं आप। एनएफयू जो है कब मिलती है कि मान लो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, मेरे साथ वाला कर्नल बन गया, तो मुझे कर्नल का अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सैलरी मिलेगी उसकी। तो वो इनको आईएएस में है, आईएएस का एक अगर एडिशनल सेक्रेटरी बन गया, उसके साथ वाला एडिशनल सेक्रेटरी नहीं बना, लेकिन तनख्वाह उसकी बराबर होगी। तो ये चीज़ वो लोग हैं करने वाले। आर्मी के केस में ऐसा नहीं है। आर्मी के केस में कर्नल है तो कर्नल की मिलेगी, ब्रिगेडियर तो ब्रिगेडियर की मिलेगी, और पोस्ट भी वही रखी है लगभग, बहुत ही कम बढ़ाई है। कुछ बढ़ाई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 47 के बराबर है, बट बहुत कम बढ़ाई है। तो ये एक थोड़ी सी ट्रेजडी है। अब आर्मी का एक कर्नल साहब है, वो जाके 18 साल में 19 साल में जाके वो कमांडिंग ऑफिसर बनता है, जो कि एसपी के रैंक का होता है। एसपी तो 4 साल में बन जाता है, 5 साल में एसपी बन जाता है। तो कहने का ये है कि थोड़ा वो स्टैग्नेशन है। ठीक है। और हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ में ना आर्मी का रूल चलता है या फिर ऐसा होता है कि, और हमारे इंडिया में अगर देखें तो क्या आर्मी को पॉलिटिक्स या फिर अफेक्ट करती है कि अपन वो एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते आर्मी या फिर आर्मी वाले जो लोग होते हैं? आर्मी का इंडिया में ऐसा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का है कि हमारे यहाँ जो कू बोलते हैं, जो मार्शल लॉ, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से बनाया गया है। जो अपर हायरार्की है उसमें पॉलिटिकल वो हो जाता है भाई, ऊपर से पॉलिटिकल उसके अंडर हैं। अब जो जनरल साहब हैं उनके एसीआर जो हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं, वही प्रेसिडेंट के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी रोल होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी के भी होते हैं। तो वो लोग उसमें एक चेन है, ऑर्डर ऑफ चेन, उसमें बंधे हुए हैं। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, शना देख सकते तो खुला घूम रहा है, प्रेसिडेंट को भी कुछ नहीं समझता, प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझता। जब मर्जी आई उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। कितनी बार हो चुका है, 3-4 बार तो हो चुका है, हमें हमारे सामने में इफेक्ट्स भी देखने को, साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है इंडिया में। दूसरा, हमारा जो आर्मी है वो बहुत ही अनुशासित है, ऐसा स्टेप कोई उठा नहीं सकता बिल्कुल। ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि इंडियन आर्मी कहीं मार्शल लॉ लगा देगी ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो हम अपने दायरे में रहते हैं। वैसे डिसीजन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके होते हैं, बाकी रोल सबका ही होता है कि आर्मी से ही पूछ के वो होते हैं कि ये ऐसा लोअर लेवल के जो डिसीजन है वो सारे आर्मी के होते हैं, और जो हाई लेवल के, जो नेशनल लेवल के हैं, वो सारे हमारे जो डिप्लोमेट हैं और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो लेते हैं। तो अब जब आप जॉब लगे थे उस टाइम में, तो एक होता है ना कि अब भी होता है गांव में, अगर जनरली हम गांव की बातें करें तो कोई भी अगर छोटी से बड़ी कोई भी जॉब लगता है तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो उस अगर खुशी को जाहिर करो तो आप कैसे देखते हो? तो क्या आप अगर आज भी आप वही जॉब लेते तो वो क्या खुशी सेम रहती है या फिर कोई डिफरेंस होता है? नहीं, आज ज़्यादा हो रही है। उस टाइम में इतना पता नहीं चलता था, नौकरी लग जाते थे। एक तो सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। अब आज तो मैं देखता हूँ कि जवान सेना से रिटायर होकर आ रहा है, उसका बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, उसको घोड़ों पर बिठा के मालाएं पहना के लाया जाता है। और पुराने टाइम में ऐसा था नहीं, जॉब लगते थे तब भी लोगों को पता नहीं चलता था। कहीं टेलीग्राम आ गया, भाग करके खेत में काम करते करते जाके सेना में चले गए, बाद में पता चलता फलाने का लड़का तो फौज में लग गया करके। तो आज क्या है, अभी जैसे मेरे गांव में परसों नरसों ही किसी को जॉब मिला था, तो मुझे पता चला कि यहाँ मल्हार गीत गाए गए और उसको विदाई करके वहाँ ज्वाइन करवा के आए, गाँव के बहुत से लोग गए। तो मतलब ये चीज़ पहले नहीं थी इतनी, अब थोड़ा वो हाइप ज़्यादा हो गया। तो मोस्ट ऑफ इस एपिसोड का हम निकाल सकते हैं कि हार्डवर्क नेवर गोज इन द वेन। वो मैं मेरे केस में बताता हूँ आपको। ओके, When I got commissioned in 95, ओके, I was not prepared at all. My brother was suffering from cancer. He was on deathbed. And before my board, 2 days before,
ही वॉज एम्पूटेटेड, उसका पैर निकाल दिया गया था। मैं उसको कंधों पर चक के मेरे घर में लाया था। दूसरे दिन मुझे बोर्ड में जाना था। आई वर रिक्वेस्टिंग माई कमांडिंग ऑफिसर कि सर इस कंडीशन में ना मेरी प्रिपरेशन है और मैं इस कंडीशन में इतना परेशान हूँ, मैं फिजिकली और इकोनॉमिकली पूरा पैसा खर्च हो गया था उसके उस पर, और मैं जा नहीं पाऊँगा। तो सीओ ने मुझे बुला के बोला, साहब बात यह है कि अब हम आर्मी हेडक्वार्टर लेटर भेजें, उसका जवाब आने में 4 दिन लगते हैं, आपका तो परसों बोर्ड है, तो वो तो डिसोबे ऑर्डर हो गया, आपको बाई ऑर्डर जाना ही पड़ेगा, आपके भाई को हम संभाल लेंगे। एंड दे सपोर्टेड मी। गाड़ी छोड़ दी, वहाँ कुछ जवान छोड़ दिए, मेरे भाई के पास कोई दिक्कत नहीं होनी थी, उनको मेडिकल चेक करके ले गए, मैं बोर्ड में गया। तो लकीली मेरे भाई की दुआएं थी, या प्रिपरेशन कौन सा काम आया जो आप बोलते हैं हार्ड वर्क नेवर गोज, ओके, वो नेवर गोज इन वेन, बिकॉज जो मैंने 83 और 82 में जो प्रिपरेशन किया था वो प्रिपरेशन मुझे 95 में काम आया। 95 में करना है। हाँ, क्योंकि मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था उस टाइम। तो भाई बीमार चल रहा था, 1 साल से उसको लिए घूम रहा था जब मैं हॉस्पिटलों में, और उस टाइम कोई तैयारी नहीं थी। वो तैयारी जो 82-83 में थी वो चीज़ मुझे काम में आई उस टाइम में। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप मेहनत कर रहे हो तो कभी बेकार जाएगी नहीं आप। सो फाइनली गाइस, यदि आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम पूरे एपिसोड में सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, किस लेवल से लेके कहाँ तक सर गए हैं, ये पूरा डिपेंड करता है मेहनत पे। सो थैंक यू सर, आपने अपना बहुत अपना प्रीशियस टाइम दिया।